हेलो दोस्तों, कैसे हो। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग झालावाड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 12 के इतिहास की। और कक्षा 12 की जो इतिहास की बुक है उसका नाम है भारत का इतिहास। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास। जो कक्षा 12 के लिए पुस्तक दी गई है उसका पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम में प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक लेसन का क्या वेटेज है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस बुक का, वो जो किताब अपन अध्ययन करने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा जानना जरूरी है कि क्या आने वाले। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्या डिफिकल्ट है, कैसी हो सकती है इतिहास। इतिहास को अक्सर माना जाता है कि इसमें सन है, इसमें किस प्रकार, लेकिन क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अगर अपन पढ़ते हैं तो सब कुछ इजी है। तो हम करते हैं, सबसे पहले भारत की बात करते हैं। इतिहास का डिवाइडेशन वैसे 3 प्रकार का है। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। तो तीनों इतिहास का जो निचोड़ है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो अपने इस पुस्तक में लिए गए हैं। उसमें से भारत, देख सबसे पहले किताब का जो नाम है उसका हम डिस्कस करते हैं। तो भारत क्या है, उस जमाने में भारत किसको कहते हैं। तो एक साहित्यिक ग्रंथ है विष्णु पुराण, एक साहित्यिक ग्रंथ है विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़े समुद्र, बड़े विशाल समुद्र के उत्तर में और बर्फीले क्षेत्र के, बर्फीले रेगिस्तान के दक्षिण में जो प्रदेश स्थित है, जो भूभाग स्थित है, उसे भारत कहा गया है या भारत वर्ष कहा गया है। उस जमाने में भारत वर्ष और जम्बू द्वीप, भारत वर्ष और जम्बू द्वीप के नाम से भारत का नाम हुआ करता था। इसमें टोटल 7 पार्ट दिए गए हैं और 7 पार्ट प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों के महत्वपूर्ण टॉपिक आपके कक्षा 12 के बेस के हिसाब से दिए गए हैं। पहला जो लेसन है, पहला लेसन का नाम है भारत का वैभवशाली इतिहास, भारत का वैभवशाली अतीत। यानी अतीत का मतलब होता है प्राचीन। भारत का वैभवशाली अतीत कैसा था। आपने सुना होगा कि भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहते थे। तो सोने की चिड़िया का मतलब सोने से नहीं होता, उसमें साहित्य कैसी थी, कला कैसी थी, उसमें प्रत्येक प्रकार की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वो कैसी थी। क्योंकि इतिहास साहित्य और संस्कृति का दर्पण होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अपन बात करने वाले हैं वैभव के अतीत की। लेकिन इनको जानने के लिए पहला जो लेसन है, मैं ऊपर से आपको बताने वाला हूं कि पहला जो लेसन है इसमें भारत इतिहास को जानने के स्रोत दे रखे हैं। इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत दे रखे हैं वो है, पहले है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हम पहले पाठ में अध्ययन करेंगे पुरातात्विक स्रोत के। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जो खनन विभाग के द्वारा भूमि में, भूमिगत रूप में जो खुदाई के दौरान अपन मिलते हैं, जिनको पढ़कर, जिनको देखकर अपन साक्ष्य लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास कैसा था। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है लिखे हुए, जिन्हें मनुष्य पढ़ सकता है। एक जमाने में किसी राजा महाराजाओं के द्वारा या प्राचीन संस्कृति सभ्यताओं के जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा लिखा गया था। तो पुरातात्विक स्रोतों को पढ़कर हम इतिहास को जानते हैं, साहित्यिक स्रोतों को पढ़कर हम इतिहास को जानते हैं। और तीसरी चीज आती है अपने यहाँ पर, तीसरी चीज आती है विदेशी यात्रियों का वृतांत। विदेशी यात्रियों का वृतांत, क्योंकि समय समय पर प्राचीन भारत से आधुनिक तक विदेशी यात्री यहाँ से आए थे, चाहे वो चीनी हो, चाहे यूनान से हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अरबी हो। तो वो आकर कुछ यहाँ पर अध्ययन करके गए और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों को अगर अपन पढ़ते हैं तो इतिहास की जानकारी अपन को मिलती है। तो इन पुरातात्विक स्रोतों, साहित्यिक स्रोतों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, इन समस्त जो साहित्यिक है उनको पढ़ते हैं, स्रोतों को पढ़ते हैं, तो अपने भारत का वैभवशाली अतीत हमारे सामने आता कि कितना अच्छा था। दूसरा पार्ट अपने यहाँ पर टोटल 7 पार्ट है। पहले पार्ट का मैं जिक्र ऊपरी रूप से कर चुका हूं, लेकिन दूसरा पार्ट है वो है कि भारत के प्राचीन भारत के स्वर्णिम पृष्ठ, प्राचीन भारत के स्वर्णिम पृष्ठ के नाम से
दूसरा लेसन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, इसमें महत्वपूर्ण 5 टॉपिक दिए गए हैं जिनको देखकर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भारत में ऐसे वंश हुए हैं, ऐसा इतिहास हुआ है जो कि भारत की पूरी सभ्यता और संस्कृति को सुदृढ़ करता है। तो इसमें पहला दिया गया मौर्य वंश। मौर्य वंश का नाम आपने सुना होगा। मौर्य वंश में अपन पढ़ते हैं तो मौर्य वंश के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, मौर्य वंश वो वंश था, बाकी हम खुल के पढ़ेंगे, लेकिन ये वो वंश था जिसने भारत को एकता दी, एक छत्र साम्राज्य दिया, पूरे भारत को एक साथ भारत कहने का गौरव दिया। तो मौर्य वंश के साम्राज्य विस्तार के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य वंश में एक राजा हुआ था, उसका नाम था सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का इतिहास में अगर अपन इतिहास को पढ़ते हैं और सम्राट अशोक का जिक्र न करें तो ऐसा लगता है कि इतिहास अधूरा है। तो सम्राट अशोक ने एक धर्म चलाया था, उसका नाम धम्म है, जो कि धम्म धर्म से बिल्कुल अलग है। अपन जब इस पहले पार्ट को इस वीडियो के बाद में जब भी करेंगे तो डीपली जाकर करेंगे, लेकिन ये सम्राट अशोक का भी जिक्र इसमें हुआ है। दूसरा आता है गुप्त। दूसरे पार्ट में भारत के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में मौर्य वंश के बाद में गुप्त आते हैं। गुप्त की कला और साहित्य का जिक्र अपन करेंगे। कला, साहित्य और उनकी संस्कृति थी वो कितनी हुई कि भारतीय इतिहास को जीवंत कर दिया। तीसरा इसमें आता है हर्षकालीन भारत। हर्षकालीन भारत यानी हर्षवर्धन एक राजा हुआ था, तो उसने भी किस प्रकार इतिहास को जीवंत करने के लिए अपना योगदान दिया, तो वो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अपन दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं दक्षिणी भारत, क्योंकि उत्तरी भारत हो या दक्षिणी भारत हो, कहीं ना कहीं राजा महाराजों का, यहाँ की वंशावलियों का पूर्ण रूप से योगदान रहा था। तो दक्षिणी भारत में चोल वंश था। वैसे तो दक्षिणी भारत के चेर, चोल, पांडे, चालुक्य, राष्ट्रकूट बड़े बड़े महावंश हुए थे, लेकिन अपने सिलेबस में जो कि कक्षा 12 का आज अपन देख रहे हैं तो इसमें चोल साम्राज्य की बात की गई है। चोल राजाओं के द्वारा उनकी कला और साहित्य और संस्कृति, इन तीनों का जिक्र इसमें किया गया है। दक्षिणी भारत की अगर बात करें तो 5वां टॉपिक आता है इसमें। 5वां टॉपिक आता है विजयनगर साम्राज्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दूसरा पार्ट पूरा वेटेज रखता है, 15 नंबर का वेटेज रखता है। पहला पार्ट था भारत के वैभवशाली अतिथि, 10 नंबर का वेटेज रखता था। और दूसरा पार्ट है भारत के स्वर्णिम पृष्ठ, भारत के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, ये 15 नंबर का वेटेज रखता है, जिसमें मौर्य वंश से गुप्तकालीन, हर्षकालीन, दक्षिणी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में बड़ी आज भी अपन पढ़ते हैं तो उसकी विख्यात संस्कृति वहां पर आज भी खंडहरों के रूप में अपन को देखने को मिलती है। तो इससे बड़ा क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं, वो आ सकता है। तीसरे पार्ट के रूप में अपन यहाँ पर आते हैं तो तीसरे पार्ट में अपन, ये तो तमाम वंश भारत के हुआ करते थे, लेकिन तीसरे पार्ट में अपन को दिया गया है बाह्य आक्रमण, यानी बाह्य जातियों का आगमन यहाँ पर हो गया था। और वो बाह्य आक्रमण कौन कौन से थे, बाह्य जातियां कौन सी थी। भारतीय संस्कृति ऐसी थी, देखो बाह्य संस्कृति ऐसी थी जिसको अपन आज यहाँ पर देखने वाले हैं। बाह्य आक्रमण और उनका आत्मसातीकरण, भारतीय संस्कृति और आत्मसातीकरण, क्योंकि भारत में भारत की संस्कृति को देखकर बाहर से समय समय पर यूनान, शक, हूण और कुषाण, ये 4 संस्कृति के लोग आए और यहाँ पर आकर भारत की संस्कृति में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो गए, यानी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को आत्मसात कर लिया। तो ये चीजें हम यहाँ से पढ़ेंगे। आपने देखा होगा यूनानियों में जैसे सिकंदर का नाम अपन सर्वोपरि जानते हैं, शक में भी अपन बहुत से राजाओं के, विक्रमादित्य जैसे राजाओं के नाम पढ़ते हैं। हूण भी थे, जैसे तोरमान, हूण का नाम सुना होगा। और कुषाण इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें कनिष्क का नाम कौन नहीं जानता। कनिष्क के बारे में जिक्र करते हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म का बड़ा उन्होंने स्थापना की थी। तो बाह्य आक्रमण इन 4 जातियों के रूप में समय समय पर अलग अलग समय आता है और क्रमबद्ध रूप से यहाँ की संस्कृति को समाहित कर लेता है। तो तीसरी पार्ट में अपन पढ़ते हैं। चौथे पार्ट का नाम है, चौथे पार्ट में आता है मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण का जो उद्देश्य था वो आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अलग हुआ करता था कि जिस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, धन को लूटना, क्योंकि भारत अपार धन संपदा का स्थान रहा है, तो धन को लूटना था। और
उनका जो मेन उद्देश्य था वो यहाँ पर स्थायी रूप से बसना नहीं था, लेकिन भारत उनको भा गया और उन्होंने भारत को कुछ हद तक लूटा और यहाँ पर शासन करने लगे। तो इनमें मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले आए थे अरबी आए थे, और दूसरे रूप में आए थे तुर्की आक्रमण। दूसरे रूप में आए थे तुर्की, पहले अरबी आए थे, फिर तुर्की आए थे। जी हाँ, ये अरबी आए थे अरब कंट्री पे, अरब प्रायद्वीप है उसके आसपास के देशों से भारत में आए थे, उत्तरी पश्चिमी दिशा से आए थे। और दूसरे रूप में आए थे तुर्की, और उसके बाद में आए थे मुगल, और यहीं से मध्यकाल की शुरुआत अपने यहाँ हो जाती है। लेकिन अपने भारत के इतिहास में जो कि कक्षा 12 का बुक का नाम है, इस टॉपिक में न तो अरबियों के बारे में दिया गया खुल के, न तुर्कियों के बारे में, न मुगलों के बारे में। लेकिन इनका प्रतिशोध करने के लिए यहाँ पर कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से शासक थे या सुल्तान थे, उन्होंने इनका सामना किस प्रकार किया, तो उन व्यक्तित्वों के बारे में खुलकर यहाँ पर बताया गया। जैसे अरबी में आपने दाहिर सेन का नाम सुना होगा। दाहिर सेन सिंध के बड़े राजा थे, जिन्होंने अरब आक्रमणकारी पहला जो कि 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम, उसका सामना किया था। दाहिर सेन के बाद में मेवाड़ का बप्पा रावल था, जिसे कालभोज के नाम से भी जानते हैं, बप्पा रावल था। और बप्पा रावल के बाद में अपने नागभट्ट, प्रतिहार वंश का एक बड़ा शासक था नागभट्ट। तो नागभट्ट जैसे इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने इनका सामना किस प्रकार किया। अरबियों की बात करते हैं तो अरबियों में सुबुक्तगीन पहले आए थे, मोहम्मद गोरी आए थे, मोहम्मद गजनवी आए थे, बहुत से राजा आए थे और यहाँ पर लूटपाट मचाए और यहाँ पर समाहित हो गए। तो कुछ चले गए, कुछ ने यहाँ पर अलग से ऐसे बीज बो दिए जहां से मध्यकाल की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत हो जाती है, जिसे अंधकार का युग कहते हैं। अब वो स्वर्णिम पृष्ठ खत्म होते आपको दिखाई देंगे। तुर्कियों में जो भी आए थे उनका सामना करने के लिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अजमेर के एक शासक थे, चौहान वंश के। इन्होंने उनका किस प्रकार सामना किया, मोहम्मद गोरी, इनके साथ अपन पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान के अलावा रावल रतन सिंह, पद्मिनी का जो जिक्र अपन पढ़ते हैं, रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। पद्मिनी को लेकर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था और दिल्ली में उन्होंने सल्तनत की शुरुआत की थी, तो उनसे सामना अपन करते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। एक है हमीर देव चौहान। ये हमीर देव चौहान है, ये राजा थे, अपने चौहान वंश के थे, लेकिन सवाई माधोपुर रणथंभौर में ये शासन करते थे। इनका अपन जिक्र करेंगे। एक मेवाड़ के कुंभा, बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी से व्यक्तित्व कह सकते हैं। तो इन सभी को अपन पढ़ेंगे। इन्होंने बाहर से आने वाली किन जातियों का सामना किया, अपन को ये पढ़ना है। अगला है मुगल में पहले गजनी से बाबर आया था, लेकिन बाबर आया, उसके बाद में हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया और औरंगजेब आया। लेकिन उनका सामना यहाँ पर किसने किया, उनका अपन को अध्ययन करना है। सबसे पहले राणा सांगा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस लेसन में। राणा सांगा है, उसके बाद में चंद्रसेन है, मारवाड़ का चंद्रसेन है। महाराणा प्रताप है, यहां से बड़ा क्वेश्चन आता है। महाराणा प्रताप का जिक्र अपन इस पाठ में करेंगे। और उनके अलावा मारवाड़ के ही दुर्गादास है, वीर दुर्गादास है। और एक सबसे महत्वपूर्ण आता है दक्षिण भारत के मराठा सरदार शिवाजी। तो शिवाजी ने, इन्होंने मुगलों का किस प्रकार सामना किया था, तो ये सभी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मुस्लिम आक्रमण यहाँ पर आता है, यहाँ पर शुरुआत करता है, यहाँ के राजाओं का प्रतिशोध सहन करता है। कुछ हद तक वो जीते, कुछ हद तक अपने राजा महाराजाओं की शौर्य गाथा अपने सामने आती है। अपन ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अगला पाठ आता है अपने लिए 5वां, वो है देखो, बाहर से आने का दौर लगातार चल रहा है। अपन ने यहाँ के स्वर्णिम पृष्ठों के बाद में पढ़ा था कि शक, कुषाण, हूण और यूनानी आए थे, फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे। लेकिन अब 5वां जो पाठ है उसका नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। जी हाँ, उपनिवेश कहते हैं कि जो देश अपने अधीन हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वहां पर जाकर अपन शासन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और उपनिवेशवादी आक्रमण के अंतर्गत पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। पुर्तगाली आए थे, समय समय पर अलग अलग आए थे। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे और इनके अलावा ब्रिटिश आए थे। आपस में इनमें टकराव हुआ और आपस में कुछ यहाँ
पर रह गए, कुछ यहाँ पर चले गए। तो इनमें आपस में जो टकराव होता है उसमें ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर कायम हो जाती है और ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो यहाँ पर व्यापार करने लगती है और व्यापार करने के पश्चात शासन करने लगती है। तो ये उपनिवेशवादी आक्रमण हो सकता है, क्योंकि बाहर से आकर इन्होंने भारत के साथ कई कुछ हद तक शोषण भी किया था, इसलिए इसको उपनिवेश आक्रमणवादी कह सकते हैं। तो ये चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इन जातियों के द्वारा भारत में जो शोषण किया गया था, तो शोषण किया तब भारत की जनता यहाँ पर अज्ञानता की ओर थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर सोच विकसित हुई और उन्होंने पूरे भारत ने एक साथ इनके साथ आंदोलन कर दिया। उसे कहते हैं 1857 की क्रांति। तो इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की क्रांति में संपूर्ण भारत ने एक विशाल क्रांति की। तो ये टॉपिक अपने इसमें है। 1857 की क्रांति का स्वरूप अपन पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे और इसके परिणाम जानेंगे। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ये 5वां पार्ट है। जी हाँ, इसके बाद में छठे लेसन की बात करें, छठे लेसन में अपने आता है कि इनके बाद में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बारे में जिक्र करेंगे। इस पार्ट का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए जो प्रयास किए गए थे, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रयास किए गए थे। इसमें कुछ सामाजिक आंदोलन थे। सामाजिक आंदोलन में अपन ब्रह्म समाज का जिक्र करेंगे। ब्रह्म समाज में अपन राजा राम मोहन राय जैसे हैं। आर्य समाज का जिक्र करेंगे। कहीं न कहीं उन्होंने, जैसे विवेकानंद थे, रामकृष्ण मिशन थे, तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ये आते हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सामाजिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में। तो यहाँ से आता है। इसमें दूसरा टॉपिक आता है क्रांतिकारी आंदोलन में वो आते हैं जो बिल्कुल उग्र रूप से सामने शोषण का विरोध करते थे। जैसे कि इनमें अपन जानते हैं कि गदर पार्टी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, और इसके अलावा लाला हरदयाल के द्वारा जो गदर पार्टी सेंट फ्रांसिस्को में चलाई गई थी वो है। यहाँ पर इनका विरोध हुआ था। तीसरा इसमें आता है राजनीतिक आंदोलन। और राजनीतिक आंदोलन का प्रॉपर जो सन था वो मैं आपको बताता हूं कि 1857 की क्रांति के बाद एक समय ऐसा आया था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके बाद में विधिवत रूप से समय समय पर जो अंग्रेजों का शोषण भारत में हो रहा था उनका विरोध करने का यहाँ पर क्रमबद्धता शुरू हुई। इसमें 1885 से ये 3 समय, 1885 से 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। एक ये युग अपन इसमें पढ़ेंगे। इस युग को कहते हैं उदारवादियों का युग। और इसके बाद में 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। 1907 से 1919 तक का जो काल था, इसे उग्रवादियों का या गर्म दलियों का काल कहते हैं। तो इनका अध्ययन भी अपन इस पार्ट में करेंगे। और इसके बाद में 1919 से 1947 तक ये काल है गांधी युग। इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी का सबसे ज्यादा योगदान इसमें रहता, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो। तो इसका अध्ययन अपन इसमें करने वाले हैं। सबसे अंतिम, जी हाँ, ये जो पाठ की चर्चा की जा रही है ये भी 15 नंबर का रखता है। यहाँ पे भी एक निबंधात्मक क्वेश्चन आता है। सबसे अंतिम पाठ है, सबसे अंतिम लेसन कक्षा 12 की भारत के इतिहास नामक पुस्तक में दिया गया है। उसमें राजस्थान को दिया गया कि राजस्थान व स्वाधीनता आंदोलन यानी राजस्थान का स्वाधीनता आंदोलन में क्या योगदान था। राजस्थान भारत के संपुष्ट पृष्ठभूमि का एक अलग से अच्छा स्थान रहा है, तो इसका योगदान क्या रहा। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रजामंडल है। इसमें जैसे 1857 की क्रांति वैसे तो भारत में हुई थी, लेकिन राजस्थान की 1857 की क्रांति भी कहीं न कहीं अमिट है, तो इसका योगदान था। इसमें अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, ये सभी प्रजामंडल आंदोलन हो, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान हो, किसान आंदोलन हो या फिर आदिवासी आंदोलन हो, ये सभी कहीं न कहीं शोषण के
विरुद्ध उठाए गए कदम थे जो कि स्वाधीनता आंदोलन की श्रेणी में आते हैं, और ये राजस्थान का स्वाधीनता आंदोलन उभर कर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इंक्लूड अपने आप में हो जाता है। फिर रियासतें इकट्ठी होती है, और जो सबसे अंतिम टॉपिक है 7वें पार्ट का राजस्थान को लेकर अंतिम टॉपिक, और आज के इस ढांचे का जो इतिहास की अपन बात करें इसका सबसे अंतिम टॉपिक है, इसमें है एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, उनके डेट क्या थी, क्रमबद्ध रूप से कौन कौन सी रियासतों का उसमें सम्मिलित किया गया, तो ये सब कुछ अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा ढांचा था, ये अपन को कक्षा 12 के इतिहास में अपन को पढ़ने वाले हैं। और 7 पार्टों का वेटेज क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ये वीडियो बनाया गया इसका प्रॉपर उद्देश्य ये है कि बच्चे सोचते हैं कि इतिहास को पढ़े तो कैसे पढ़े, लेकिन बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है। इतिहास क्रमबद्ध है, व्यवस्थित रूप है, सन बाय सन, पार्ट बाय पार्ट अपन अगर पढ़ते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद।